हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारियां भी अच्छी चल रही होंगी। तो आज के लॉ एक्सप्रेस के हमारे रिवीजन डे 2 में हम करने वाले हैं रिवीजन चैप्टर 2 का। चैप्टर 2 जिसका नाम है, स्क्रीन इज विजिबल राइट, यस, फॉर्मेशन एंड इनकॉर्पोरेशन एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू। तो सबसे पहले जैसे कि हमारा बेसिक फ्लो बना है अभी तक का, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि पास्ट में क्या आ चुका है ऑलरेडी इस चैप्टर से, और क्या इस चैप्टर से इस बार आने के चांसेस हैं। हम वही टॉपिक्स को जो है यहाँ पे कवर करेंगे। देयर इज अ रीजन आईसीआई ने जो भी टॉपिक्स पूछे हुए हैं, देर आर 80% चांसेस कि उसी में से टॉपिक आएंगे। ठीक है, तो अभी हमको स्मार्ट वर्क करना है इंस्टेड ऑफ अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, बिकॉज हार्ड वर्क करने का टाइम चला गया है। नाउ ओनली स्मार्ट वर्क, बिकॉज वी हैव ओनली 1 मंथ इन आवर हैंड। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम, इज इट पॉसिबल टू स्कोर एग्जाम्शन इन दिस 1 मंथ इन लॉ, एंड द आंसर इज यस। अगर आप ये रिविजन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो यू कैन इजीली स्कोर एग्जाम्शन। अभी मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं कर रही हूँ और क्यों मैं आपको बोल रही हूँ आप एग्जामिशन स्कोर कर सकते हो, क्योंकि देयर इज अ रीजन। मैंने क्या बताया, हम क्या कर रहे हैं, हम पहले तो एनालिसिस देख रहे हैं कि आईसीए ने क्या क्या इस चैप्टर से पूछा है और क्या क्या प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स और सेक्शंस हैं जो इन चैप्टर से आने वाले हैं। और देर आर 80% चांसेस कि आईसीआई इन्हीं टॉपिक्स को रिपीट करे। ओके, अगर आप इन 80% चीजों को भी अच्छे से कर लोगे तो उसमें से 60% लाना इज गुड ना, प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं सबसे पहले, लेट्स गो ऑन आर एनालिसिस। एक्सपेक्टेड टॉपिक, पहले एक्सपेक्टेड टॉपिक नहीं, अच्छा ये शीट भी मैंने आपको प्रोवाइड करनी है। इसमें प्रोवाइड करनी है हमारे टेलीग्राम पे। रीजन बीइंग, किसी आपके पास जब शीट रहेगी आपको पता होगा कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आ चुके हैं और कौन से देर आर 80% टॉपिक्स जो आ सकते हैं और आ चुके हैं। ठीक है, चैप्टर 2 आपको ऐसे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगी। इन हैंड रिटन नोट्स में मैं आपको कुछ चीजें पहले ही बता देना चाहती हूँ। जहां पर भी आपको ये भाई साहब आइंस्टाइन अंकल दिखे, समझ जाइए वहां पे आपको आपकी व्हाट्सएप की भाषा भाषा में जो भी डिफिकल्ट पॉइंट्स है इजी में समझा समझा दिए गए हैं। ये जितने भी आपको पिंक कलर के बादल दिख रहे हैं, मैम बादल ब्लू कलर का होता है, कोई बात नहीं, मैंने पिंक रखा है। पिंक कलर के बादल दिख रहे हैं, ये आपके एग्जाम के एक दिन पहले के रिवीजन के लिए हैं। अगर आपने सिर्फ इसको भी पढ़ लिया तो भी आपको एग्जाम में हिट कर जाएगा कि इस पॉइंट के अंदर क्या था। ओके, दूसरी चीज है, तीसरी चीज, इन नोट्स में क्या दिया गया है। इन नोट्स में आपको पीएम क्लैरिटी करके पॉइंट्स दिए गए हैं, जहां पर भी बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। आईसीए जो भी कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को आपके क्वेश्चन में भर सकता है वो यहाँ पे पहले ही क्लैरिफाई कर दिए गए हैं। ठीक है, एंड आपने देखा होगा आईसीए के मॉड्यूल में वो जो ग्रेइश एरिया होता है, ये ग्रेइश एरिया है आईसीए के मॉड्यूल का। चौथी चीज और क्या मिलेगा हमको मैम, इस नोट्स में आपको कीवर्ड्स हाइलाइटेड मिल जाएंगे, कुछ भी फॉर्म नंबर है आपको ऑरेंज पेन में अलग से दिख जाएंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डिमांडिंग एरिया ऑफ दीज नोट्स आर कनेक्टिंग ब्रिजेस। फॉर एग्जाम्पल, नाउ व्हाट इज दिस कनेक्टिंग ब्रिजेस। देखिए, मैं आपको ये नोट्स इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि यू आर गोइंग टू रेफर दीज नोट्स विथ मी। जब भी हम रिविजन करेंगे तो आपको पता होना चाहिए नोट्स में क्या क्या है। कनेक्टिंग ब्रिज क्या है, देखिए यहाँ पे सेक्शन यूज हुआ, सेक्शन 447। ठीक है, अब 447 चैप्टर 2 में यूज हुआ है, ये तो दूसरे चैप्टर में बताएंगे कि इसके अंदर होता क्या है। ठीक है, इसके सेक्शन के अंदर क्या है। तो मैंने यहाँ पे जो भी सेक्शन की मेन बात है कि भाई ये पनिशमेंट फॉर फ्रॉड बोलता है, ये हुआ ये हुआ ये हुआ, तो यही आपको फ्रॉड लगेगा। पब्लिक को अगर धोखा दिया तो 3 से 10 साल की जेल, फाइन लगेगा 1 से 3 दफा। फ्रॉड क्या होता है, ये होता है फ्रॉड। इस तरीके के आपको यहाँ पे कनेक्टिंग ब्रिजेस भी दिख जाएंगे। सी, ड्यूरिंग माई ऑफलाइन क्लासेस आई प्रोवाइड दीज नोट्स टू माई स्टूडेंट्स, एंड अभी तक का रिकॉर्ड है ये उनके लिए बहुत यूजफुल रहा है। ठीक है, स्पेशली दीज द कलर कोडिंग, द कीवर्ड्स एंड दिस क्लाउड्स उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहे हैं।
आप इस चीज को यूज करिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलेगा। अब हम सबसे पहले पेपर एनालिसिस डिस्कस कर लेते हैं। पेपर एनालिसिस हर रिवीजन में मैंने 2021 से जनवरी 2025 तक, मतलब मोस्ट रिसेंट अटेम्प्ट जो गया, क्या क्या आ चुका है। अटेम्प्ट हमारे पास, क्वेश्चन का क्या टाइप था, किस टॉपिक पे आया था और कितने मार्क्स का आया था। अब यही टॉपिक्स हम हमारे रिवीजन में करने वाले हैं, जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है वो करने वाले हैं। आपको पता चलेगा कि ये जो 6 मार्क्स एमओए के बारे में पूछा गया, अगर आप ये पहले ही समझ जाओ 6 मार्क्स आपकी जेब में, ठीक है। तो मई 2021 में पूछा गया था, डिस्क्रिप्टिव था टाइप्स ऑफ कंपनी, जिसमें सेक्शन 8 कंपनी के बारे में पूछा गया था। सेक्शन 8 कंपनी बता दो, दूसरों की भलाई का सेक्शन। दिस इज 4 मार्क्स का, ओके। डिस्क्रिप्टिव नवंबर 21 में ओपीसी 1% कंपनी, 4 मार्क्स का। मई 22 डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू आ चुका है, एमओए पे 6 मार्क्स थे टोटल। नवंबर 22 में डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस 5 मार्क्स का। मई 23 में डिस्क्रिप्टिव एओए 5 मार्क्स का। नवंबर 23 में एमसीक्यू आया था इनकॉर्पोरेशन रिक्वायरमेंट्स पे 22 मार्क्स का। जैन 24 में डिस्क्रिप्टिव इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन 4 मार्क्स का। मई 24 डिस्क्रिप्शन डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस 4 मार्क्स का। जैन 25 एमसीक्यू मेमोरेंडम के क्लॉजेस 2 मार्क्स का एमसीक्यू में पूछा था, ओके। नाउ टोटल फ्रीक्वेंसी में आपको बताती हूँ। अच्छा, मैं आपको ये पीडीएफ भी मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, ओके, बिकॉज दिस इज वेरी यूजफुल। आपको पता होना चाहिए ऐसे क्या क्या पूछता है, क्योंकि एग्जाम के 1.5 दिन पहले, द रीजन इज व्हाई आई एम शेयरिंग दिस पीडीएफ और द एनालिसिस विथ यू गाइस, बिकॉज जब एग्जाम के 1 दिन पहले ना बच्चा बहुत ही ज्यादा गचला जाता है कि पता नहीं क्या पूछ लेंगे, क्या कर लेंगे। जब भी ऐसा मन करे, हर चैप्टर का एनालिसिस खोल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि ऐसे आसान ही चीज पूछता है। जो चीजें पूछ रहा है वो आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एनालिसिस की पीडीएफ ओपन करी आपने, रिवीजन तो पहले से ही करके रखा होगा, एमओए लिखा हुआ है, खुद से रिकॉल करो एमओए की क्लॉसेस क्या है, व्हाट इज एमओए, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन पूछा हुआ है, खुद से पूछो क्या था। आप जब रिकॉल करोगे और जब आप यू नो एबल होगे वो रिकॉल करने में, तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि जो आईसीआई पूछता है वो तो मुझे आता ही है, ठीक है। एमओए एंड इट क्लोजेस 3 बार आ चुका है एग्जाम में, एओए 2 बार आया है, डॉक्ट्रिन 3 बार आ गया है, टाइप्स ऑफ कंपनी जिसमें स्पेसिफिकली सेक्शन 8 और ओपीसी बहुत बार पूछा है, 2 बार आया है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 बार और इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस आया है 1 बार। नाउ एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, अब ये भी हवा में बात नहीं करेंगे। दीज एक्सपेक्टेड टॉपिक्स फॉर May 2025 इज बेस्ड ऑन ट्रेंड एंड गैप्स। व्हाट इज गैप्स? 2 साल हो गए, जो टॉपिक आईसीआई लगातार पूछती थी वो पूछा ही नहीं है, तो देयर इज अ कॉमन सेंस ना कि हो सकता है वो दोबारा पूछ ले, ओके। कौन कौन से हैं देखो, मुझे लगता है एमओए के क्लॉसेस आएंगे, डीप एमसीक्यू, केस बेस्ड डिस्क्रिप्शन क्वेश्चन आ सकता है, मेनली ऑब्जेक्ट नेम क्लॉज आ सकता है, स्टडी बेस्ड कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी आपके पास आ सकती है, आपके पास एओए डिफरेंस बिटवीन एमओए और बाइंडिंग फोर्स आ सकता है, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। टिल डेट तक इसके लिए कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आईसीआई ने नहीं पूछा है, तो देर आर हाई चांसेस कि ये आ सकता है। डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी आया तो सीधा 4 या 6 मार्क्स का आएगा। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 9 प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन रिपीट इन एमसीक्यू, एमसीक्यू में रिपीट हो सकता है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये भी आ सकता है। अगर ये टॉपिक्स आए तो 8 से 10 मार्क्स जो हैं आपके पक्के करके जाएंगे। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए, बाल बिखर गए मेरे, थोड़ी से बना लेती हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं विथ आर सुपर वेपन नोट्स। मैंने यहाँ पे जो जो टॉपिक्स एनालिसिस में इंपॉर्टेंट है मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, मैंने इसको हाईलाइट करा है, ठीक है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्या? ओ माय गॉड, स्क्रीन छोटी लग रही है। सेक्शन 4 ऐसे ऐसे मैंने हाईलाइट करके रखे, मतलब जब आप नोट्स भी गो थ्रू करोगे, आपको जहां हाईलाइटेड सेक्शन दिख रहा है ना, आप उसको रिवाइज कर लो। 80% ऑफ द एनालिसिस आपने कर लिया है आईसीए का, और आपकी नैया पार होने के 95 से 99% चांसेस हैं, ठीक है। 1% तो मैं भी गारंटी नहीं दे सकती, इट्स आईसीआई, बट डूबी हुई नैया से तो कुछ मिल जाए अच्छा है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। देखिए इस नोट्स में सबसे पहले आपको ओवरव्यू दिया हुआ है क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं।
मिनिमम मेंबर्स ओपीसी क्या होता है, कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या आता है, दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू, इसको हम नहीं देखने वाले। प्रमोटर क्या होता है, प्रमोटर जो अंडरटेक करता है सारी प्रमोशन की एक्टिविटीज को, ठीक है। अब इसका देखो, मैंने जो आपको बताया कि आइंस्टाइन भैया जहां दिख जाएं वहां पर हमारा जो है इंग्लिश का पॉइंट है क्या है। देखो अगर आप ये भी समझ जाओ ना, आईसी आपको कितना घुमाने की कोशिश करे, आपको याद आ जाएगा कि अरे यार पूनम मैम के नोट्स में लिखा हुआ था, हमारी मातृभाषा में समझाया हुआ था, प्रमोटर बनने के लिए ये नेसेसरी नहीं है कि कंपनी के साथ फॉर्मेशन से नहीं से ही एसोसिएट हो। कोई अगर कंपनी के कैपिटल के फ्लोटिंग अरेंज करने में हेल्प करता है तो उसे भी प्रमोटर माना जाएगा। मैम ये पॉइंट्स आपने कहाँ से निकाले हैं? आईसीए ने आज तक जितने क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने देखा है कि उन्होंने कौन कौन से पॉइंट्स में घुमाने की स्टूडेंट को कोशिश करी है। वो पॉइंट्स वही होते हैं जो आईसीए के ग्रे एरिया में लिखे होते हैं, बिल्कुल ऐसे छोटे से वर्ड्स में लिखे होते हैं जो ऑफकोर्स बच्चा देखता नहीं है, वहीं से क्वेश्चन उठा के आ जाता है। अब जैसे आपको यहाँ पे क्लियर हो गया, अगर उसने बोला कि भाई कैपिटल के फ्लोटिंग अरेंजमेंट में उसने हेल्प करी है तो प्रमोटर है कि नहीं है, एमसीक्यू आ गया, आप लिखोगे है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेसेसरी नहीं है कि वो स्टार्टिंग से जुड़ा हो, अगर उसने ये करा है तो भी उसको प्रमोटर माना जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, कंपनी बनाने के लिए देखो जो सेक्शंस इंपॉर्टेंट नहीं है और जो हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जिनके आने के चांसेस नहीं है उन्हें हम जल्दी जल्दी खत्म करेंगे क्योंकि टाइम कम है। ओके, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हो कैसे फॉर्म हो जाएगी कंपनी, बट हम यहाँ पे देखेंगे कंपनी बनाने के लिए 7 2 1 लोग एमओए साइन करेंगे। आपको कंपनी बनानी है, व्हाट इज दिस, 7 2 और 1 लोग। पब्लिक कंपनी है तो 7 और 7 से ज्यादा लोग, प्राइवेट कंपनी है तो 2 2 से ज्यादा लोग, 1 पर्सन कंपनी तो उसका नाम ही 1 पर्सन है तो 1 से ज्यादा तो उसमें हो ही नहीं सकता। सो दिस इज कंपनी बनाने के लिए 7 2 1 लोग एमओए साइन करेंगे, सिंपल। दिस इज सेक्शन 3। कितने तरीके की कंपनी होती है? 3 तरह की कंपनी बन सकती है, यहाँ पे लिख दिया गया है कौन कौन सी 3 तरीके की कंपनी है, ये आप देख लीजिएगा, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। सेक्शन 3A, मेंबर सेवरली लायबल इन सर्टन केसेस, ठीक है। आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो आपके एलएलपी के सी, मैंने यहाँ पे ऐसे भी नोट डाला है, ठीक है, आप इस पॉइंट को कनेक्ट कर सकते हो, आपको नहीं दिख रहा होगा, अब दिखेगा। एलएलपी के पॉइंट से भी इसको कनेक्ट कर सकते हो, सिंपल, वहां जो पॉइंट बोला गया है वही यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो ये भी इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको रीड कर सकते हो। हाँ, सेक्शन 4, दिस इज इम्पोर्टेंट, एमओए। कितनी बार, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले मोटिवेशन देख लेते हैं कितनी बार पूछा गया है। 3 बार भाई साहब, 3 बार पूछा गया है। भाइयों और बहनों ध्यान दीजिएगा, इस बार भी आने के चांसेस हैं। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, केस स्टडी आ सकती है। चलो इसको अपन ध्यान से देखेंगे। एमओए क्या होता है? एमओए क्या होता है? एमओए देखो 2 तरीके के डॉक्यूमेंट होते हैं, मैं यहाँ पे एओए भी अच्छा सा बताते देती हूँ। एओए मेरा रिश्तेदार है, एमओए मेरे रिश्तेदार का रिश्तेदार है। मेरे रिश्तेदार को मैं डायरेक्टली कंट्रोल जमा सकती हूँ, जो मन पड़ेगा उसको बोल सकती हूँ। एमओए वो बाहर वाला है, उसको कुछ नहीं बोल सकती। मतलब के एओए कंपनी के ज्यादा करीब है, एमओए ज्यादा थोड़ा दूर है। एमओए क्या होता है? एक फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कंसिडर करते हैं। ये डिफाइन करता है रिलेशनशिप कंपनी का विद आउटसाइडर्स, बिकॉज ये इनेबल करता है उन लोगों को जो कंपनी के साथ डील करते हैं, ठीक है, कि उनको पता चले कि उसकी पावर्स और उनकी पावर्स क्या हैं एंड व्हाट एक्टिविटीज इट कैन इंगेज इन, ठीक है। एमओए, अब यार कोई बाहर वाला है, ठीक है, मेरी कंपनी है, मैंने कंपनी बनाई, अब कोई बाहर वाले, उनको कैसे पता चलेगा कि क्या पावर्स हैं, क्या कौन किस तरीके का काम मैं करती हूँ? सबसे पहले एमओए देखेगा कि ये कंपनी की जानकारी है जो बाहर वालों के लिए, ठीक है। एओए अंदर वालों के लिए होता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के लिए। एमओए बाहर वालों के लिए होता है, उनको चीख चीख के बताने के लिए कि देखो भाई हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। अब एमओए में कुछ क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज। मैम नहीं समझ में आया, इतने सारे क्लॉज कैसे याद रहेंगे? मैं बताती हूँ। कंपनी, अगर कोई कंपनी है तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखोगे? कंपनी का नाम क्या है? तो नेम क्लॉज होना जरूरी है। सिचुएशन क्लॉज, आपने ये जो सिचुएशन क्लॉज है, आने के चांसेस वैसे कम है, बट हम सारे के सारे देखेंगे, ठीक है।
हम सारे देखेंगे। नेम क्लॉज ऑब्जेक्ट क्लॉज आने के ज्यादा चांसेस हैं। देन वी हैव ऑब्जेक्ट क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, ऑब्जेक्ट कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, कंपनी की क्या लाइबिलिटी है, कैपिटल क्लॉज क्या कितना कैपिटल है, सब्सक्रिप्शन कितना किया हुआ है, उसका क्लॉज होना चाहिए। तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली जो जो चीजें कंपनी के बारे में आपको हमको पता होनी चाहिए वो सब है इसमें। नेम क्लॉज क्या बोलता है, देखो अब यहाँ पे मैं बताती हूँ ये बादल किस तरीके के काम आता है। अरे यार मैं बार बार ना इसको जूम कर लेती हूँ, पानी भी लेती हूँ। देखो ये बादल किस तरीके से आपके काम आएगा ये अब आपको यहाँ पे पता चलेगा। नेम क्लॉज क्या पढ़ लिया, नाम में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लगाना होगा। प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लगाओ, पब्लिक कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड लगाओ। पहला पॉइंट नेम क्लॉज का, नाम कैसा नहीं होना चाहिए, मतलब के रेस्ट्रिक्शंस क्या क्या हैं। नो आइडेंटिकल और टू सिमिलर नेम, अरे सीधी सी बात है ना, आपने किसी भी कंपनी से आइडेंटिकल नाम रख लिए, सिमिलर नाम रख लिए, नहीं होना चाहिए हर कंपनी का। सो सी जब हम एमसीए पे कंपनी का रजिस्ट्रेशन करते हैं वहां पर बहुत सारी कंपनीज रजिस्टर्ड है, आप उस नाम से रजिस्टर करने जाओगे ना तो एमसी की वेबसाइट ही उस नाम को एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो बोलेगी कि भाई सिमिलर और आइडेंटिकल नाम से ऑलरेडी कंपनीज रजिस्टर्ड है, आप नहीं कर सकते हो, एमसी की वेबसाइट ही आपको नहीं करने देगी। नो इलीगल नेम्स, मैंने बोला सुपारी बताओ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सुपारी बताओ कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सुपारी बताओ किसकी सुपारी लेनी है यार, कितना इलॉजिकल लग रहा है, गंदा लग रहा है ना। मोदी जी अलाउ नहीं करेंगे। नो इलीगल नेम्स, नो अनडिजायरेबल नेम्स। अब ये आरओसी डिसाइड करता है कि अनडिजायरेबल क्या है, आरओसी की डिजायर है कि यार तुम ये कुछ अंदर से अच्छा सा नहीं लग रहा, कुछ और रखो, ठीक है, तो आरओसी बताएगा कि क्या नाम रखना है क्या नहीं रखना है, उसको क्या डिजायरेबल लग रहा है क्या अनडिजायरेबल लग रहा है। ठीक है, देखो ऐसा है आपको मानना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट में कंपनी की गर्लफ्रेंड होती है आरओसी, तुम कुछ भी करोगे तुम मुझे बताओगे, ठीक है। और इनके केस में तो रेड फ्लैग भी कुछ नहीं होता, सब ग्रीन ही ग्रीन होता है, आप कुछ भी करोगे आपने मुझे बताना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आरओसी अब यार बॉयफ्रेंड है उसने कुछ करा, उसके हिसाब से काम एकदम सही है, पर गर्लफ्रेंड को कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा, उसको से लग रहा है नहीं 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 दिस इज अनडिजायरेबल, तुम मना कर सकती है ना। अब गर्लफ्रेंड ही डिसाइड करेगी उसको क्या सही लग रहा है क्या गलत, तो दिस इज आरओसी, नो अनडिजायरेबल नेम्स। नो कॉमन कनेक्शन विदाउट अप्रूवल, कंपनी नाम से सरकारी नहीं लगनी चाहिए, आपने लग दिया, आपने लिख दिया मोदी जी प्राइवेट लिमिटेड, अब लोगों को क्या लगेगा, ठीक है। अब पता है क्या, अर्बन एरियाज में तो फिर भी लोग सोचते हैं, रूरल एरियाज में बेचारे भोले लोग, उनको नहीं पता है, उन्होंने देखा मोदी जी प्राइवेट लिमिटेड ही तो मोदी जी की कंपनी है, ठीक है चलो पैसा लगाओ इसमें, वो तो ऐसा करेंगे ना। इसीलिए कंपनी नाम से प्राइवेट नहीं लगनी चाहिए। नो रेस्ट्रिक्टेड वर्ड, कुछ वो वर्ड्स हैं जैसे कि बोर्ड और ऐसे कुछ वर्ड्स हैं वो रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए। अप्लाई टू आरओसी विद फीस, देखो अब मैंने आपको क्या बोला, नेम रिजर्वेशन, जैसे ही एग्जाम के पहले देखा नेम रिजर्वेशन में क्या होता है, अप्लाई टू आरओसी विद फीस, ठीक है। आपने क्या करना है, आईएनसी 32 प्लस फीस के साथ डालना है, चेंज ऑफ नेम रन प्लस फीस आपको देनी है, और रीसबमिशन करना है 15 डेज फॉर रेक्टिफिकेशन। ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपको आरओसी के पास इस तरीके से अप्लाई करना होता है विथ फीस नाम को रजिस्टर करवाने के लिए। अब देखो नेम रिसेम्बलेंस क्या क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। सिंगुलर प्लूरल नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग वेरिएशन डिस्क और ये डिस्क नहीं होना चाहिए, डोमेन नेम अल्ट्रा सॉल्यूशंस लिमिटेड अल्ट्रा सॉल्यूशंस डॉट कॉम लिमिटेड, सेम सेम लग रहा है, प्लेस के नेम्स नहीं होने चाहिए, लेटर स्पेस और स्पेसिंग एबीसी लिमिटेड एबीसी डॉट डॉट लिमिटेड नहीं चलेगा। ये देखो कितना, ये तो साफ ही लग रहा है, तो कितने सेम सेम नाम लग रहे हैं ना। टेंसेस में यूज करा नहीं चलेगा, न्यूमेरिकल्स में यूज करा सॉरी नहीं चलेगा। वर्ड ऑर्डर रवि बिल्डर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड एंड बिल्डर्स रवि एंड कॉन्ट्रैक्टर्स लिमिटेड, भाई सेम ही तो बात हो गई, ठीक है। तो ये सब नहीं चलेगा। नेम रिजर्वेशन ड्यूरेशन कैसे होता है, अगर आपकी नई कंपनी है तो 20 दिन के अंदर अंदर, अगर एग्जिस्टिंग कंपनी, देखो बादल में लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग कंपनी है तो चेंज ऑफ नेम 60 डेज के अंदर अंदर। एक्सटेंशन आपको मिल सकता है 20 दिन का, प्लस 1000 आपको भरना पड़ेगा, टोटल आपको 40 दिन मिलेंगे एडिशनल।
अब फॉर अनदर 40 डेज, अगर आपको और 40 डेज चाहिए तो 20 डेज प्लस 2000, टोटल 60 डेज आपको मिलेंगे। ठीक है, टोटल 60 डेज मतलब आपको टोटल 60 डेज प्लस 3000 भरना पड़ेगा। अब कैंसलेशन ऑफ रिजर्व्ड नेम, झूठ बोले कौआ काटे, झूठ बोलकर नाम लिया था तो अब नाम कैंसिल हो जाएगा। सिंपल, आपने झूठ बोल के, आपने आपकी गर्लफ्रेंड को झूठ बोल के प्लान बनाया और उसको पता चल गया तो आपका प्लान कैंसिल होगा ही सही ना, नॉर्मल सी बात है। बिफोर इनकॉर्पोरेशन नेम कैंसिल फॉर इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, पेनल्टी लगेगी भाई 1 लाख की। आरओसी फोकट नहीं है, ठीक है, उसका टाइम कोई बर्बाद नहीं कर सकता। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन नाम रख लिया है तो क्या करोगे, डायरेक्ट अ नेम चेंज विद इन 3 months, स्ट्राइक ऑफ द नेम, नाम को हटा दो, फाइल फॉर वाइंडिंग अप, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद सिचुएशन क्लॉज, केवल स्टेट का नाम याद रखना, सिचुएशन क्लॉज, सिचुएशन इक्वल्स टू स्टेट, एस एस। ठीक है, ऊपर था ना नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज। नेम क्लॉज हमने देख लिया, फिर से एक बार बता देती हूँ नेम क्लॉज में क्या है। देखो नेम क्लॉज में क्या बोला, प्राइवेट लिमिटेड है तो प्राइवेट लिमिटेड आगे लगाओ, अगर पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड लगाओ। नाम कैसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट का नाम है, गवर्नमेंट की कंपनी है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। आरओसी को जो अनडिजायरेबल लगेगा, गर्लफ्रेंड को जो ठीक नहीं लगेगा, आपको वो नहीं करना है। ठीक है, कोई भी रेस्ट्रिक्टेड वर्ड्स आपको यूज नहीं करने, आपको आइडेंटिकल और सिमिलर नेम्स को यूज नहीं करना। इलीगल नाम, सुपारी दो भाई, नहीं चलेगा। उसके बाद जैसे ही आपका नाम डिसाइड हो गया, आपने देख लिया कि भाई कंपनीज एक्ट के हिसाब से हमारा नाम पूरा सही है, आप उस नाम का रजिस्ट्रेशन करवाओगे आरओसी के पास विद फीस। ठीक है, उसके बाद नाम रिजर्वेशन का ड्यूरेशन क्या होता है, अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी है तो आपको 60 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। इन केस ऑफ न्यू कंपनी एक्सटेंशन मिलेगा 20 डेज प्लस 1000 फीस, और टोटल आपका एक्सटेंशन हो जाएगा 40 दिन का। वहीं आपके 20 डेज के और एडिशनल आपको मिल सकता है, प्लस आपको 2000 पे करना पड़ेगा अगर आपने रिजर्व नाम को कैंसिल कराया बिफोर इनकॉर्पोरेशन। आपने आरओसी का टाइम वेस्ट करा है, आपका प्लान कैंसिल हो जाएगा, गर्लफ्रेंड का टाइम वेस्ट करने के चक्कर में आपको पेनल्टी लगेगी 1 लाख की। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अगर नाम रख लिया है तो क्या करेंगे, मतलब गलत नाम रख लिया, जैसा अलाउड नहीं था, तो आप क्या करोगे, तो डायरेक्ट नेम चेंज, आरओसी बोलेगा नाम चेंज करो 3 महीने के अंदर, स्ट्राइक ऑफ काट देगा अपने रजिस्टर से नाम, वाइंडिंग अप हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो दी जाएगी। अब सिचुएशन क्लॉज, केवल स्टेट का नाम होता है कि कंपनी कौन सी स्टेट की है, नेम ऑफ स्टेट इन विच द आरओसी आरओ ऑफ कंपनी इज टू बी सिचुएटेड, आरओ इज रजिस्टर्ड ऑफिस। ऑब्जेक्ट क्लॉज, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी स्टार लगाया है, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, मैं बताती हूँ व्हाट इज ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स बताए जाते हैं इसमें कि कंपनी के क्या ऑब्जेक्ट है। वो नॉट टू जर्नल, बहुत ऐसा फोकट नहीं होना चाहिए, नॉट बी टू स्पेसिफिक, एकदम स्पेसिफिक और रिजिड भी नहीं होना चाहिए। नॉट अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, पीआई मींस पब्लिक इंटरेस्ट, बियॉन्ड, वॉइड भी नहीं होना चाहिए। ओके, उसके बाद लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज क्या बोलता है, लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स की लाइबिलिटी, लाइबिलिटी से पता चलता है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होगी। अब यहाँ पे अलग अलग दिया है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर तो अमाउंट अनपेड, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इसके रिवीजन में बताया था, अगर अनपेड अमाउंट है आपकी लाइबिलिटी उस अनपेड अमाउंट के लिए होगी। मैम हमने तो पूरे ही फुल्ली पेड शेयर्स हैं हमारे, कोई अमाउंट अनपेड नहीं है, तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं होगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो गारंटी उस अमाउंट की जो प्रॉमिस किया है मेंबर्स ने, गारंटी का अमाउंट किस लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद पेमेंट ऑफ डेट, पेमेंट ऑफ डेट एंड लाइबिलिटी। अब मैं आपको क्या बता रही हूँ, देखो आपने शेयर्स है अनपेड, जितना भी अमाउंट अनपेड है उतनी आपकी लाइबिलिटी होगी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो आप गारंटी का अमाउंट जो है उनसे जितना प्रॉमिस करा है मेंबर्स ने उतना कंट्रीब्यूट कर देंगे। उसके बाद अब गारंटी का अमाउंट किस किस के लिए बुलाया जा सकता है, तो पेमेंट ऑफ डेट एंड लाइबिलिटी, पहली चीज एक्सपेंसेस ऑफ वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस के लिए बुलाया जा सकता है। कॉन्ट्रीब्यूटरीज अमंग देमसेल्व्स के लिए भी बुलाया जा सकता है। कैपिटल क्लॉज क्या बोलता है, कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल 50 शेयर कैपिटल है, और डिवीजन किस तरीके से वो डिवाइड की गई है, मतलब के फिक्स वैल्यू, फेस वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू टोटल, आपको ये बताना है। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्राइबर को शेयर्स लेना जरूरी है। ठीक है, जो सब्सक्राइबर्स हैं
एक सेकंड, हमारा कैमरा बंद हो गया है। Now the camera is working. Yeah. Okay. तो क्या कह रही थी मैं, सब्सक्रिप्शन क्लॉज आपने सब्सक्राइब करा है तो आपको जो है ये लेने पड़ेंगे। क्या क्या लेना पड़ेगा? शेयर्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। नॉमिनेशन क्लॉज क्या होता है? ये लगता है इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी। देखो क्या होता है ना, आपकी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी है तो आपको नॉमिनेशन क्लॉज की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी 7 या फिर मिनिमम 2 लोग होते हैं। 1 पर्सन कंपनी में एक ही इंसान है, उसको किसी को नॉमिनेट करके रखना पड़ता है। नेम ऑफ द पर्सन हु इज द डेथ ऑफ द सब्सक्राइबर शेल बिकम मेंबर। 1 साल बाद तक भी मेंबर लायबल होगा। ये क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए लेट मी क्रिएट दिस। देखो नोट क्या दिया हुआ है, गारंटी कंपनी वाउंड अप विद इन 1 ईयर आफ्टर अ मेंबर सीजेस टू बी अ मेंबर ही इज स्टिल लायबल फॉर डेट। भाई तुम अब मेंबर नहीं हो बट अभी कंपनी वाउंड अप हो रही है तो आप अभी भी लायबल होंगे। अब एओए क्या बोलते हैं, मैंने क्या बोला, एमओए बाहर वालों के लिए, एओए हमारे वालों के लिए, अंदर वाले लोगों के लिए। एओए कंटेन करता है रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट, इंक्लूड करता है एडिशनल मैटर्स जो नेसेसरी होते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए। एओए शेल बी इन रिस्पेक्टिव फॉर्म्स FGHIJ। शेड्यूल 1 जो दिया हुआ है उसमें जो ये टेबल्स हैं FGHIJ, उसके अंडर इसके रिस्पेक्टिव फॉर्म्स हैं। इफ AOA of company silent on any matter which is given in model article, that to that extent table will applicable to the company। मतलब के टेबल विल अप्लाई AOA साइलेंट। जो शेड्यूल 1 में टेबल दी हुई है हमारे FGHIJ, अगर आपका AOA किसी मैटर पे कुछ बोलता ही नहीं है तो आप इन टेबल्स को रेफर करोगे। उसके बाद प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट मेक इट मोर प्रोटेक्टिव। देखो एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है, ये आपके एओए में एक क्वेश्चन आ सकता है आपको ऐसे कि भाई डायरेक्टर को निकालना है, कैसे निकालें, सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दें। लेकिन यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, आपको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं हिंट होगी कि इट इज नॉट इजी, मतलब एक पूरा प्रोसेस बताया गया है कि तभी आप डायरेक्टर को हटा सकते हो। तो इज इट करेक्ट और नॉट, और इफ इट इज करेक्ट तो कौन सा यहाँ पे कंसेप्ट अप्लाई होगा, कौन सा सेक्शन अप्लाई होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इट इज प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे इसके बारे में डाउट्स भी पूछते हैं, तो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। देखो एंट्रेंचमेंट का मतलब मेक इट मोर प्रोटेक्टिव है ना। मेरे को कोई ऐसा रूल है जिसको और भी ज्यादा सख्त बनाना है तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको और डिफिकल्ट कर दूंगी। मैं डायरेक्टर हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे आसानी से कोई ना हटा सके, तो उसमें मैं दुनिया भर की 3-4 चीजें और एडिशनल डाल दूंगी कि अगर आप ये करोगे तो ही आप मुझे डायरेक्टर के पद से हटा सकते हो। मतलब कि सिंपल बात है, अगर आप आपका घर का आप आपके घर को लॉक लगा के जा रहे हो, जब आप आओगे तो आपके पास एक ही चाबी है क्योंकि एक ही ताला लगा हुआ है, चाबी खोलोगे आप घर के अंदर घुस जाओगे, ठीक है। अब समझो आपके घर पे कुछ ज्यादा सोने जवाहरात हीरा मोती रखे हुए हैं और आप चाहते हो कि नहीं नहीं कोई भी आसानी से इस दरवाजे को ना खोल पाए, आपने 3-4 ताले लगा दिए। अब जब आप आओगे तो आपको 3-4 तालों के लिए अलग अलग चाबी यूज करनी पड़ेगी, राइट। ऐसे ही आपको अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को जो है फुलफिल करना पड़ेगा कोई भी एक पर्टिकुलर चीज करने से पहले, अगर उसको मोर प्रोटेक्टिव बनाया गया है थ्रू एंट्रेंचमेंट। ओके, कैसे इंक्लूजन करना है एंट्रेंचमेंट का, अगर फॉर्मेशन पे है तो आप फॉर्मेशन पे डाल दो। अगर आप एक बार एग्जिस्टेंस में आ गए उसके बाद आपको करना है तो क्या करोगे आप, प्राइवेट कंपनी एग्रीड बाय ऑल मेंबर्स, पब्लिक कंपनी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। आरएसी को बताना पड़ेगा, नई कंपनी है तो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग कंपनी तो विद इन 30 डेज आपको बताना पड़ेगा। डिफरेंस बिटवीन एमओए और एओए देखते हैं हम। फंडामेंटल कंडीशंस होती है एमओए में और यहाँ पे इंटरनल रेगुलेशंस। ओके, रिलेशनशिप आउटसाइडर्स मैंने बोला एमओए बाहर वालों के लिए है और जो एओए है वो कंपनी के मेंबर्स के लिए है। सुप्रीम क्या है, जो एमओए है कैन नॉट इंक्लूड कॉन्ट्ररी टू लीगल प्रोविजंस, सबऑर्डिनेट टू बोथ लॉ एंड एमओए। जो एओए में लिखा है वो हो जाएगा। डिफाइन करता है कंपनी की एक्टिविटीज का स्कोप, रेगुलेट करता है स्कोप डिफाइंड बाय एमओए, ठीक है। एक्ट बियॉन्ड द स्कोप इज अल्ट्रा वायरस एंड वाइड। एक्ट बियॉन्ड एक्ट act beyond AOA but within MOA can be rectified by shareholders. Doctrine of constructive notice, doctrine of constructive notice क्या होता है,
मैंने आपको क्या बोला, आपके जो एमओए है वो बाहर वालों के लिए है, एओए जो है वो हमारे वालों के लिए, अंदर वालों के लिए, ठीक है। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है, ऑल दोज हु आर डीलिंग विद कंपनी डीम टू बी अवेयर ऑफ व्हाट इज स्टेटेड इन एमओए और एओए, उनको पता होना चाहिए इस कंपनी के एमओए और एओए में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे पीएम क्लैरिटी दिया हुआ है, आप क्लैरिटी के लिए उसको रेफर कर सकते हैं। इट इज अ ड्यूटी ऑफ अ पर्सन डीलिंग विद कंपनी टू इंस्पेक्ट इट्स पब्लिक डॉक्यूमेंट्स एंड मेक श्योर दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट इज इन कंफर्मिटी विद देयर प्रोविजंस। अब अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कोई बाहर वाला कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंपनी की वेबसाइट पे एमओए और एओए होता रहता है, वहां पे लगा रहता है। अगर आप रिलायंस की भी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको उनका एमओए एओए दिखेगा, तो वो बाहर वाले की ड्यूटी है कि भाई तुम पहले से चेक कर लो कि तुम्हारे साथ जो कंपनी डील कर रही है वो कंपनी के पावर में है भी कि नहीं है। अब उसके बाद डॉक्ट्रीन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, पीपल हु आर डीलिंग विद कंपनी आर एंटाइटल्ड टू प्रिज्यूम देयर इंटरनल प्रोसीडिंग्स एंड रिक्वायरमेंट्स हैज बीन ड्यूली मेट। अब एक बात बताओ यार, रिलायंस कंपनी के साथ कोई डील कर रहा है, ठीक है, जिनका छोटा बिजनेस है, लेकिन रिलायंस कंपनी को जो है पसंद आया कि यार हम इनसे रॉ मटेरियल खरीदेंगे, क्वालिटी भी अच्छी है, सस्ते में भी आ जाएगा, हमारी कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी, कम कॉस्ट में हमको मिलेगा, तो रिलायंस वालों ने बोला कि यार लेट्स डू इट। रिलायंस वालों ने बोला हम इनसे माल खरीदेंगे। अब उन्होंने एमओए चेक कर लिया, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, तो ये प्रिज्यूम करेगा ना, देखो इंडोर के नाम से समझो, इंडोर मैनेजमेंट मतलब जो भी कंपनी के अंदर का मैनेजमेंट चल रहा है, बाहर वाला ये प्रिज्यूम करेगा कि यार इतने एजुकेटेड लोग जो बोर्ड में बैठे हुए हैं, जिनकी इतनी बड़ी बड़ी जो है डिग्रीज हैं, जो इतना बड़ा पावर लेके बैठे हैं, वो तो सब कर ही रहे होंगे, ठीक है, उनकी सारी जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी कंपनी की, जो भी आरओसी के पास फाइलिंग्स होगी, वो सब पूरी कर ही रहे होंगे, तो उनके पास वो प्रिज्यूम करते हैं कि जो भी है सब सही है। इसका बेसिस क्या होता है, देखो व्हाट हैपेंस इंटरनली इज नॉट अ मैटर ऑफ पब्लिक नॉलेज। बाहर वालों का क्या मतलब कि रिलायंस में क्या चल रहा है, हमारा पैसा सही सलामत है इतना बता दो, ठीक है। An outsider can only presume the intentions of company but not know the information he or she is not privy to। भाई वो सिर्फ भरोसा कर सकता है, ठीक है, प्रिज्यूम कर सकता है। इफ नॉट फॉर डॉक्ट्रिन द कंपनी कुड एस्केप क्रेडिटर्स बाय डिनाइंग द अथॉरिटी ऑफ ऑफिशियल्स टू एक्ट ऑन इट्स बिहाफ। अब यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, देखो अगर नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, पर्सन को पहले ही पता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो भाई तुम ये प्रिज्यूम ही क्यों कर रहे थे कि सब सही है, ठीक है, अब तुम्हारी गलती है। नेग्लिजेंस, तुमको पता चला, अगर आप मिनिमम एफर्ट लगा के अगर नेग्लिजेंस को पकड़ा जा सकता था, आपने क्यों नहीं पकड़ा, आपको पकड़ना चाहिए था, मिनिमम तो करोगे ना। फॉर्जरी, अगर कोई फॉर्जरी कर रहा है तो आप उस चीज में कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है, कोई और मुकेश भाई के नाम से कोई और साइन करके चीजें कर रहा है, तो भाई मुकेश जी ने आपके पास थोड़ी है, तो वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Existence of agency, the rule does not apply if there is a question about whether an agency relationship exists. Preconditions for exercise of power, the rule does not apply if the action taken is not just beyond the powers of directors or officers but beyond the power of company itself। अब कोई चीज कंपनी के पावर में ही नहीं थी और वो चीज हो गई, तो उसमें तो भाई मुकेश भैया की भी कोई गलती नहीं है। उसके बाद we have section 6 act to override MOA AOA। नॉट दैट इंपॉर्टेंट, केस स्टडी में अगर एक पॉइंट आ जाए तो आप ये चीज याद रखना, एक्ट इज सुप्रीम, जो एक्ट में लिखा गया है वही माना जाएगा। उसके बाद वी हैव इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, इसको हम लास्ट में देखेंगे, मैंने इसको फॉर सेफर साइड मैंने इसको हाईलाइट करके रखा था। वन पर्सन कंपनी क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, वन पर्सन कंपनी मतलब सिर्फ एक ही इंसान लगता है उस चीज में आपको कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। ओनली ए नेचुरल पर्सन, ऑफकोर्स आप रोबोट को जाके थोड़ी बिठाओगे, इंडियन सिटीजन होना चाहिए जो वन पर्सन कंपनी। मैम इंडियन सिटीजन क्यों, मोदी जी को हम पे ज्यादा भरोसा है, ठीक है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, स्टेड इन इंडिया मोर देन और इक्वल टू 120 days ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। वन पर्सन कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्टेड इनटू सेक्शन 8, इसको ध्यान रख लेना इस पॉइंट को। भाई सेक्शन 8 मतलब दूसरों का भला करने वाला, एक अकेला आदमी दूसरे का कई भला करेगा, इसलिए इस चीज से याद रखो सेक्शन 8 नहीं बना सकता। प्रोहिबिटेड फ्रॉम कंडक्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज एंड अदर कॉर्पोरेशंस। यहाँ पे भी लॉजिकल सी चीज है, मोदी जी ने बोला तुम हो ही एक अकेले इंसान, ना तो तुम दूसरे का भला कर सकते हो, ना ही तुम इन्वेस्टमेंट संभाल सकते हो, इसलिए तुम नॉन बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो। नेचुरल पर्सन
कैन नॉट बी मेंबर ऑफ मोर देन वन ओपीसी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड द सेड पर्सन शैल नॉट बी अ नॉमिनी ऑफ मोर देन वन ओपीसी। भाई जो पर्सन है, मतलब एक टाइम पे एक तो आप मेंबर हो सकते हो, एक ओपीसी में आप मेंबर हो सकते हो और एक ओपीसी में आप नॉमिनी हो सकते हो, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना याद रखना है। Where a natural person being member in OPC becomes member in another such company by virtue of his being a nominee in that OPC, such person shall meet eligibility criteria within 180 days as given above। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये नेचुरल पर्सन होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब कि मैंने आपको क्या बोला, वन पर्सन के केस में जो इंसान है, मैं मेरी वन पर्सन कंपनी में एक मैं ही मेंबर बन सकती हूँ, दूसरा मैं दूसरी की ओपीसी में क्या बन सकती हूँ, मेंबर बन सकती हूँ, अगर मैं वहां पे नॉमिनी हूं तो, ठीक है। अगेन थोड़ा यहाँ पे इशू हो गया। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर मैं मेरी ओपीसी में मेंबर हूं तो मैं दूसरी ओपीसी में नॉमिनी बन सकती हूँ। अगर नॉमिनी के मैं वहां पे नॉमिनी और जो एग्जिस्टिंग मेंबर था उनकी डेथ हो गई है, तो अब मुझे भी वहां मेंबर बनना पड़ेगा, तो विद इन 180 डेज मुझे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना पड़ेगा। नो माइनर शेल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ वन पर्सन कंपनी और होल्ड शेयर विद बेनिफिशियल इंटरेस्ट। भाई एक तो एक अकेला इंसान, मोदी जी को उस पे भरोसा नहीं, बोल रहा है सेक्शन 8 को भी नहीं करना है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हो, तो एक इंसान समझदार तो होना चाहिए, माइनर को थोड़ी रखेंगे, तो इसलिए ये भी लॉजिकल है। ओपीसी में भी कन्वर्टेड टू प्राइवेट और पब्लिक कंपनी इन सर्टेन केसेस, जो प्रोसीजर है रूल 6 और 7 में दिया गया है। अब ओपीसी का नॉमिनी कैसे बनता है, एमओ इंक्लूड करना चाहिए, नेम ऑफ नॉमिनी, प्रायर कंसेंट लेना जरूरी है, और ओपीसी अगर हु शैल बिकम मेंबर इन द इवेंट ऑफ डेथ और इन कैपेसिटी ऑफ द सोल सब्सक्राइबर, ये भी वहां पे लिखा होना चाहिए। ओपीसी के एमओए में नॉमिनी का नाम उसकी कंसेंट से, मतलब यहाँ पे रिटर्न कंसेंट की बात की गई है। Become the member of the company, the written consent so obtained shall also be filed with the registrar at the time of incorporation of OPC along with its MOA। जब आरओसी को MOA देते हैं, तब जो वन पर्सन है जिसको हमने नॉमिनी किया था, उससे जब हमने रिटर्न कंसेंट ली थी, वो भी आरओसी को देना जरूरी है। विड्रॉवल, नॉमिनी नाम वापस ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। नॉमिनी विड्रॉ कर सकता है अपना नाम नोटिस देकर राइटिंग में सोल मेंबर को और ओपीसी को। एक सेकेंड, यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, आप बोलोगे जैसे मेरी सिस्टर है, मैंने उसको क्या बनाया, नॉमिनी बनाया, उसने बोला हट मेरे को नहीं बनना तेरी ओपीसी में, कुछ तो काम होता नहीं है इधर। मैंने बोला ठीक है भाई मत बनो, उसने मुझे नोटिस दे दिया, मैंने कहा मुझे तो दे दिया, मेरी कंपनी को भी दे, तो उसने बोला अभी तू ही तो है उस कंपनी में, मैं क्या करूँ, कंपनी की अलग सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है, इसीलिए मुझे देना भी जरूरी है, मेरी कंपनी को भी नोटिस देना जरूरी है, इसलिए दोनों को देना जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद नॉमिनल अनदर पर्सन एज नॉमिनी, उसके बाद नॉमिनेट, इट शुड बी नॉमिनेट। उसके बाद मैं जो है 15 दिन के अंदर अंदर एक दूसरा नॉमिनी रख लूंगी, और उसके बाद सेंड इंटीमेशन भेजूंगी और रिटर्न कंसेंट भेजूंगी टू द कंपनी को इन INC3, ठीक है। इंटीमेशन और रिटर्न कंसेंट INC3 में जाएगा। रिप्लेसमेंट मेंबर भी नाम हटा सकता है, मैंने मेरी बहन बोला हट तेरे साथ काम करके मजा नहीं आएगा मेरे को, तो मैं भी हटा सकती हूँ, वो खुद भी हट सकती है, मैं भी उसे हटा सकती हूँ। मेंबर ऑफ ओपीसी में चेंज द नेम ऑफ द नॉमिनी एनी टाइम, प्रायर कंसेंट ले लो उस पर्सन से, इंटीमेशन इन राइटिंग टू द कंपनी, एनी सच चेंज शेल नॉट बी डीम्ड टू बी अल्टरेशन ऑफ एमओए। अरे तो ओपीसी अंदर ही अंदर हो रहा है ना, एमओए को थोड़ी मानेंगे कि चेंज हो गया। नॉमिनी बिकम मेंबर, अब नॉमिनी जो है वो मेंबर बन गया, तो अब वो दूसरा नॉमिनी विद इन 15 डेज बताएगा, ठीक है। अब इन सारे केसेस में ऑल द केसेस रजिस्ट्रार को 3 दिन के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। सेक्शन 8 कंपनी, अगेन सेक्शन 8 कंपनी क्या होती है, सेक्शन 8 कंपनी का मतलब होता है नोबल ऑब्जेक्ट, जिसका काम ही है प्रमोशन करना, किसका किसका प्रमोशन करना, कॉमर्स का, आर्ट का, साइंस का, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी और प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट। आप यहां से पढ़ सकते हो, डिविडेंड पे इस पे घुमाने वाला क्वेश्चन आ सकता है, आप डिविडेंड से पढ़ सकते हो। नोबल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, प्लस वो डिविडेंड नहीं दे पाएगा। मतलब के देखो सेक्शन 8 कंपनी में आपको बताती हूँ, मेरा नोबल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं डिविडेंड नहीं दे सकती, मैम अगर डिविडेंड नहीं देंगे तो हमारा प्रॉफिट कंपनी का कहाँ जाएगा, मेरे ऑब्जेक्ट्स को अचीव करने में मैं उस प्रॉफिट को अप्लाई करूंगी। तुमने दूसरों के भलाई के लिए खोला था ना, तो अब तुमको डिविडेंड बांट क्यों रहे हो अपने मेंबर्स में, भलाई के लिए यूज करो उस प्रॉफिट को, तो वो प्रॉफिट अप्लाई होगा प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है।
प्रोहिबिट करना है डिविडेंड। अब यहाँ पे कुछ क्लैरिटी के पॉइंट्स आए हैं, आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट तक इसके अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते रहते हैं। स्मॉल कंपनी कैन नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी, मैंने आपको पहले ही बता दिया है भाई, जो कंपनी खुद ही छोटी है, जैसे ओपीसी एक इंसान सेक्शन 8 नहीं बन सकता, आपको भलाई का काम करने के लिए कुछ ज्यादा लोग चाहिए, राइट। स्मॉल कंपनी खुद ही छोटी है, वो क्या ही बनेगी, दूसरों का क्या ही वो करेगी, भला करेगी, ठीक है। उसके बाद फर्म में बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, भाई फर्म इसका मेंबर बन सकता है, आपको एक चीज घुमाने के लिए आ सकती है। द कंपनी शैल एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशंस एज ऑफ लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड कंपनी नहीं भी हुई तो भी सेम प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशन यूज करेगी। सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट अल्टर एमओए एओए एक्सेप्ट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मोदी जी, भाई तुमने मोदी जी को बोला हमारी कंपनी बनने दो, हम तो है ना गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे, अब आप बोल रहे हो यार गरीब बच्चों को खाना नहीं खिलाएंगे, हम गरीब बच्चों से खाना बनवाएंगे। अब मोदी जी ने आपको पैसे क्यों दिए थे, सब्सिडी वगैरह दी होगी, क्यों दी थी उन्होंने आपको, सो दैट आप अच्छा काम करो। अब अगर आप आपका ऑब्जेक्ट, चलो खाना नहीं भी बनवाना, अब आप बोलो हम वृद्ध आश्रम खोलेंगे, आप आपका ऑब्जेक्ट चेंज करो तो मोदी जी को पता होना चाहिए, इसलिए उनकी पहले अप्रूवल लगेगी। सेक्शन 8 कंपनी खुद को कन्वर्ट कर सकती है किसी भी अदर काइंड की कंपनी में, लेकिन उसको पास करना पड़ेगा स्पेशल रिजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, एंड उसके बाद अप्रूविंग सच कन्वर्जन एंड अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आरडी, मोदी जी से भी पूछना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से भी किसी सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर सकती है एग्जिस्टिंग पब्लिक या फिर प्राइवेट कंपनी में। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मोदी जी जो है, may issue a license and thereupon the ROC shall register such company as without addition of the word limited and private limited as the case may be। मतलब मोदी जी ने बोला कि भाई अब मेरा तो मन कर रहा है कि आपकी सेक्शन 8 कंपनी को मैं प्राइवेट या फिर पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर दूं, तो वो कर सकते हैं, इतना याद रखो। रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस, सिंपल बात है, गड़बड़ करने पर वापस ले लेगी मोदी जी लाइसेंस, देन अप्लाई टू आरओसी। आपने कुछ गड़बड़ करी, मोदी जी बोलेंगे आपका लाइसेंस वापस करो, आपको फिर से आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा। देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर रिवोक द लाइसेंस ऑफ कंपनी। अब एक बात बताओ, अगर इतना बड़ा डिसीजन हो रहा है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड तो मिलनी जरूरी ही है। अब ये क्यों लेगा, या तो कंपनी ने कॉन्ट्रावेंट करा है इस सेक्शन के किसी भी कंडीशन का, या फिर कंपनी ने फ्रॉडुलेंट मैनर से कुछ भी चीजों को कंडक्ट करा है। देखो, ऑन रिवोकेशन द रजिस्ट्रार शेल पुट लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनी नेम, क्योंकि अब वो सेक्शन 8 कंपनी नहीं है, ठीक है। अगर लाइसेंस रिवोक हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में लाइसेंस रिवोक करना जरूरी है, तो वो रिवोक कर लेंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर देंगे। मोदी जी सुनने का मौका सबको देते हैं। उसके बाद भी है वो क्या क्या हमसे करवा सकते हैं। पहले तो वो बोलेंगे कि इसके नाम के आगे प्राइवेट और प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड लगाओ, वाइंड अप कर लो, और जो भी सरप्लस बचे या तो वो सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली दूसरी सेक्शन कंपनी को दे दो, या तो फिर सारी एसेट्स को बेच के जो भी पैसा आ रहा है उसको आप इनकरप्सी एंड बैंकरप्सी फंड में डाल दो, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी फंड में, या फिर आप इसको दूसरी सेक्शन 8 कंपनी जिसका सिमिलर ऑब्जेक्ट है उसके साथ अमलगमेंट कर दो, सिंपल। अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी, मोदी जी नाराज हो जाए, तो वो लिमिटेड या फिर प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, वाइंड अप खत्म कर देंगे सब कुछ और सारी एसेट ट्रांसफर कर देंगे दूसरी कंपनी को। लगा वो कंपनी को जरूरत नहीं है या वो भी लायक नहीं है, तो वो क्या करेंगे, उसको बेच के सारा पैसा इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी में रख लेंगे, या फिर दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेंट करवा लेंगे। पनिशमेंट क्या है कंपनी को, अगर आपने कुछ भी गड़बड़ करी यहाँ पर, तो कंपनी को जो है 10 लाख से 1 करोड़ तक की पनिशमेंट है। डायरेक्टर और ऑफिसर इन डिफॉल्ट, बलि का बकरा हमने हमारे फर्स्ट चैप्टर के रिवीजन में देखा था, ऑफिसर इन डिफॉल्ट बलि का बकरा होता है 25,000 से 25 लाख तक। अफेयर्स ऑफ कंपनी अगर फ्रॉडुलेंटली हो रहा था तो 447 लगेगा। ऊपर लिंक दिया हुआ है कनेक्टिंग ब्रिज की 447 क्या होता है। उसके बाद स्टेप्स टू इनकॉर्पोरेट कैसे करना है, एप्लीकेशन देनी है, आरओसी को, एमओए एओए दो, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन दो अपने 3 साल के फ्यूचर ईयर्स पे कि आपको क्या लगता है आप कितना कमाओगे, कितना पैसा आएगा, कितने एक्सपेंडिचर होंगे। डिक्लेरेशन दो, कसम खानी पड़ेगी एडवोकेट, सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर सीएस इन प्रैक्टिस को, और आपको इन सबको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। एमओए एओए जो है कंफर्मिटी में है, ये लोग एप्लीकेशन देंगे, डिक्लेरेशन देंगे। एमओए एओए जो है इस सेक्शन के अंतर्गत ही बनाया गया है, मतलब इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। सारे रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी की जा रही हैं। अब अगर कन्वर्ट होना है किसी अदर काइंड कंपनी में तो क्या करना पड़ेगा, पास करो स्पेशल रेजोल्यूशन, पहले अपने घर वालों से पूछ लिया, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जिसमें सारी डिटेल्स हो किसकी कन्वर्जन की वो भी आपको देना है। एप्लीकेशन दो आरडी को, आरडी कौन, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है।
along with fees, special resolution, explanatory statement and proof of delivery of the above notice service notice to the registered post. किस किस को? इनकम टैक्स, चैरिटी कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी वेयर। अच्छा, इन लोगों को क्यों देना है? देखो, अगर कोई कंपनी चेंज हो रही है तो उसकी कुछ लाइबिलिटीज होंगी, ठीक है, हो सकता है उसने कुछ इनकम टैक्स उसका ड्यू हो सकता है कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को कुछ अमाउंट देना ड्यू हो, तो इन लोगों को भी नोटिस देना पड़ेगा कंपनी को कि देखो भाई हम चेंज हो रहे हैं, और उसका प्रूफ ऑफ डिलीवरी देना पड़ेगा मोदी जी को कि देखो हमने इनसे बात करी है। और उसके बाद जो ये सारी अथॉरिटीज हैं इनकम टैक्स वगैरह वाली सारी, ये आरडी को 60 दिन अंदर अंदर बताएंगे कि इनका कोई पैसा जो है बाकी है कि नहीं है, क्लीन चिट है कि नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिपोर्ट जो है वो फाइल होने चाहिए। एडिशनली additional financial statement where application is made after 3 months from the end of that financial year, attach a financial statement made up to date, not more than 30 days of filing such application duly signed by CA. Okay, updated financial statement देनी है, सबमिट करनी है कॉपी ऑफ एप्लीकेशन टू आरओसी विद इन अ वीक। आपको क्या करना है? विद इन अ वीक एक पब्लिश करना है एक नोटिस वर्निकुलर न्यूज़पेपर में, मतलब एक तो अपनी मातृभाषा, दूसरी अंग्रेजी। मातृभाषा कौन सी? जो रजिस्टर ऑफिस के एरिया में यूज होती है, कंपनी की वेबसाइट पे भी बताओ। उसके बाद अपॉन रिसिट ऑफ द एप्लीकेशन आरडी जो है अप्रूव कर लेगा उसको, सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, और अगर वो रिजेक्ट करता है तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट भी देगा। After rejecting approval, अगर special resolution will be passed in general meeting for alteration of MOA और AOA. After receiving approval आ गई, MOA AOA चेंज करो, ठीक है। कॉपी ऑफ अल्टर्ड MOA AOA जो है वो आपको आरओसी को देना पड़ेगा, और फिर वो आपको एक नया सर्टिफिकेट इशू कर देगा। अब आप सेक्शन 8 कंपनी नहीं है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। Subscriber to the memorandum and all other persons who may from time to time become members of the company क्या करेंगे? रजिस्टर करवाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ग्रांट होगा। उसके बाद क्या होगा? फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन स्पेसिफाइड इन सीओआई बिकम ओके बाय द नेम स्पेसिफाइड इन एमओए। मैं आपको बताती हूँ इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा। ये यहाँ पे इसको लेट मी कंप्लीट दिस वन। देखो, आपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेमोरेंडम में, उन्होंने सब्सक्राइब करा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया। उसके बाद अब आप क्या कर सकते हो? आप एक्सरसाइज कर सकते हो सारे फंक्शंस, ठीक है, इनकॉर्पोरेशन कंपनी के। एक्वायर, होल्ड और डिस्पोज ऑफ कर सकते हो प्रॉपर्टी अंडर द नेम ऑफ द कंपनी। आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, या फिर आपको कोई स्यू कर सकता है, या आप किसी को स्यू कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो। परपेचुअल सक्सेशन की अब ये चलती जाएगी, मतलब बेसिकली जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन मिला आप ये सारी काम करते जाएंगे। क्या करेंगे? इनकॉर्पोरेशन की सारी पावर्स आ जाएगी, प्रॉपर्टी खरीद, बेच और होल्ड कर सकते हो। आप जो है परपेचुअल सक्सेशन ले सकते हो, और आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई आपको स्यू कर सकता है, आप किसी को स्यू कर सकते हो। 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रॉपर्टी कौन सा? मूवेबल, इमूवेबल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, कुछ भी, ठीक है, दोनों ही आती है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल नॉट दैट इम्पोर्टेंट। हम इम्पोर्टेंट वाले सेक्शंस देखेंगे इसमें। वैसे यहाँ पे जितने भी इंग्लिश में दिए हुए हैं, ये एग्जाम के पहले अगर आप देखोगे तो यू आर गुड टू गो। आपका पूरा चैप्टर विद इन 30 मिनट्स रिवाइज हो जाएगा, दैट्स माई गारंटी। और जहां जहां पे मुझे लगता है कि यार मुझे ऐसे समरी देनी चाहिए, मैंने वहां पे आपको समरी प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे कि एक ये समरी मैंने आपको प्रोवाइड करी है, चेंज इन प्लेस ऑफ आरओसी। आरओसी अगर आपको रजिस्टर ऑफिस चेंज करना है तो आपको क्या करना है? विद इन द सिटी आप कर रहे हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, सिटी टू सिटी ही कर रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन। अब विद इन स्टेट, आरओसी टू आरओसी, एक आरओसी से दूसरे आरओसी तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन, और एक स्टेट से अनदर स्टेट में आपका रजिस्टर ऑफिस जा रहा है तो भी स्पेशल रेजोल्यूशन चलेगा। अब नोटिस आपको कब देना है वो भी मैंने यहाँ पे दे रखा है, 30 दिन, 30 दिन, 30, 60, 30, 60, 30, ठीक है। ये भी अगर आप देख के जाओगे आपको बिल्कुल ये जैसे समरी चार्ट है ना, आप पूरा चेंज इन प्लेस ऑफ आरओ अगर आप पूरा ना भी देखो, आपके पास नहीं है टाइम, सिर्फ ये देख के चला जाना, आपका एमसीक्यू यहाँ से आएगा तो आपका पक्का बन जाएगा, आपको बिल्कुल कोई इशू नहीं आने वाला है। ओके, उसके बाद वी हैव अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स में, हम आर्टिकल्स को बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हैं या फिर पब्लिक से प्राइवेट में जा रहे हैं तो। अ कंपनी अल्टरेट्स articles by special resolution, also by change in articles
प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट हो सकती है पब्लिक कंपनी में, और पब्लिक कंपनी कन्वर्ट हो सकती है प्राइवेट कंपनी में। याद रखना, मोदी जी की अप्रूवल इज इंपॉर्टेंट। जहां पर भी पब्लिक आ गया वहां मोदी जी की अप्रूवल इज इंपॉर्टेंट। एनी अल्टरेशन हैविंग इफेक्ट ऑफ कन्वर्टिंग पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी, तो आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी आरओसी को 60 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम डेट ऑफ पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था वहां से 60 डेज में आपको आरओसी को बताना है। ओके, और उसके बाद आपने क्या करना है, आरओसी को आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आपको देना है पहला कॉपी ऑफ एमओए और एओए, दूसरा कॉपी ऑफ मिनट्स ऑफ जनरल मीटिंग इन विच स्पेशल रेजोल्यूशन पास, ऐसा नहीं करते हैं हम, ये देना है, मिनट्स की कॉपी देनी है, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी देनी है, और डिक्लेरेशन बाय की मैनेजरियल पर्सन, खास लोग, ठीक है, रिगार्डिंग कंप्लायंस की जितना भी कंप्लायंस हो रहा है सही हो रहा है। देखो सिंपल है, अगर आप एओए को अल्टर कर रहे हो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, पहली चीज। दूसरी चीज, स्पेशल रेजोल्यूशन जब आप पास करते हो तो आपको क्या करना है, विद इन 60 डेज स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने से आपको आरओसी को बताना है। ओके, सॉरी, आरडी को बताना है। आरडी कौन, आरडी कौन, आरडी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको पावर दे रखी है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या देना है, एमओए एओए की कॉपी, क्योंकि वही बताएगा कि कंपनी क्या करने चाहती है और कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने डिफाइन। दूसरा कॉपी ऑफ मिनट्स जनरल मीटिंग के, जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास किए तुमने, तुम्हारे मेंबर्स को मिनट्स में क्या क्या बात हुई है वो भी हमको बताओ। बोर्ड रेजोल्यूशन, बोर्ड ने क्या क्या बात करी, खास लोग डिक्लेरेशन दो कि सब कुछ सही से हो रहा है। प्रोवाइडेड दैट, देखो मैंने बताया ना प्रोवाइडेड दैट, मतलब कि अगर आपको लिखना है ना ये भी बोला गया है तो आप लिख लेना ये वर्ड प्रोवाइडेड दैट, थोड़ा वर्ड पड़ेगा एग्जाम में। If a company alters its AOA in such manner that eliminates the necessary restrictions and limitations required for a private company under the laws, its statutes, as a private company from date of alteration, आप नहीं कर सकते हो। The following shall be filled with ROC in form INC 27 within 50 days along with fees। क्या कि अगर बेसिकली आपको आपकी कोई रेस्ट्रिक्शन या लिमिटेशन जो है वो एलिमिनेट हो रही है, तो वो ऐसा क्यों हो रहा है आपको बताना पड़ेगा। तो आपको जो भी अल्टरेशन करा है वो भी बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल उस अल्टरेशन के लिए, और प्रिंटेड कॉपी ऑफ अल्टर्ड आर्टिकल्स वो भी आपको बताना पड़ेगा। याद रखिएगा जो अल्टर्ड आर्टिकल्स होंगे वो इक्वली पावरफुल होंगे एज इफ दे आर ओरिजिनल आर्टिकल्स। ये वाला केस आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है, कौन सा है, nothing, this was the last important section for us, ये लास्ट था हमारे लिए। ओके लेट मी डू दिस थिंग। आप लोग, मैं एकदम से शेयर, अरे मैं एकदम से शेयर करूंगी तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके तो देखिए, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो हमने करे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। जो जो अभी तक आ चुका है हमने वो सारा सारा सब कुछ कर लिया है, ठीक है, वो सारा हमने कर लिया। जो जो आने के चांसेस हैं हमने उन्हें भी कवर कर लिया है। सेक्शन 7 जो है उसको एक बार सिर्फ ऊपर ऊपर से गो थ्रू कर लेना, नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट स्टिल मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। सेफर साइड के लिए देख के चले जाना। 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, ये आ सकता है, एओए एमओए आ सकता है। इंडोर मैनेजमेंट मैंने आपको बताया क्या होता है। देखो एओए क्या होता है, इंटरनल, हमारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलना है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, ठीक है, हमने अभी अभी बताया स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो। और अगर इससे प्राइवेट पब्लिक बन रही है, पब्लिक प्राइवेट बन रही है, तो कॉपी जो एओए एमओए है उसकी कॉपी दो, आप मिनट्स जनरल मीटिंग के दो, बोर्ड रिपोर्ट दो, और खास लोग कसम खाएंगे कि सब सही हो रहा है। ये हमारा एओए के बारे में हो गया। एमओए ने क्या बोला, ऑब्जेक्ट क्लॉज, आपके क्या क्या ऑब्जेक्ट है बताओ। नेम क्लॉज, नाम कैसा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है, वो आप देख लेंगे नोट से, आपका हो जाएगा। इंडोर मैनेजमेंट, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है बाहर वाले को कैसे पता, वो तो अज्यूम कर लेगा कि सब सही चल रहा है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है। अगर छोटा इफेक्ट मिनिमल एफर्ट डाल के अगर आप उसको पता कर सकते थे कि कुछ गलत हो रहा है
तो नहीं मानेंगे, फॉर्जरी के केस में नहीं मानेंगे, ठीक है। ऐसे कुछ करके पॉइंट्स थे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी, ये आप लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 9 वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी रिपीटेड इन योर एमसीक्यूज, और इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो अभी हमने लास्ट में करा है। So these are some points or the questions which may be there in your May 25 exams. तो इसको देखकर जरूर जाना, और आप इसकी फ्रीक्वेंसी देख सकते हैं, एमओए एओए, और ये कितनी बार आ चुके हैं। सेक्शन 8 और ओपीसी 2 बार आ चुका है, तीसरी बार आने में बिल्कुल भी नहीं झिझकेगा, इसको देख लेना। ओके, हमारा कैमरा मीटिंग बंद हो गया। नो इश्यूज, कुछ प्रॉब्लम चल रही है सेटअप में, स्टूडियो में, इसीलिए रिवीजन वीडियो भी थोड़ा लेट हो गया था, बट ओके। तो आप ये सब देख लेना। मैं आपको ये एनालिसिस की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, और सेम मैं जो नोट्स हैं वो भी आपसे शेयर कर दूंगी। इन क्लाउड्स को रेफर करना मत भूलना। समरी जो मैंने बताया, चेंज इन रजिस्टर ऑफिस, वो समरी एक बार देख के चले जाना। कनेक्टिंग ब्रिजेस हैं टू कनेक्ट यू मोर, वहीं पे आपका रिवाइज होता जाएगा कि 447 में क्या था मेन पॉइंट। चैप्टर 2 के साथ ही आपका रिवाइज हो जाएगा। तो इट्स ऑल फॉर चैप्टर 2। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे चैप्टर 3, उसमें भी हम यही करने वाले हैं। पहले हम हमारा एनालिसिस करेंगे एंड देन उसके बाद क्या क्या एक्सपेक्टेड है वो करेंगे, और ये 80% हम बहुत अच्छे से करेंगे, सो दैट आपको देखो 100 मार्क्स का पेपर है ना, वो 70 to 80% रिपीटेड आता है, ठीक है, और एनालिसिस पे सही बैठ जाता है। अगर आप ये 80 मार्क्स को बहुत अच्छे से कर लो तो 80 मार्क्स से आपके लिए 60 लाना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले चैप्टर के रिविजन्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही हमारी लॉ एक्सप्रेस में।